नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में आरजेडी का सबसे मजबूत किला आज ढह गया। जी हां, बेलागंज, जिस पर आरजेडी का पिछले 34 सालों से कब्जा था और इस सीट पर आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव का झंडा फहराता था, पताका फहराता था, आज उसे एनडीए ने ध्वस्त कर दिया। आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर विश्वनाथ यादव को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यही नहीं, बिहार विधानसभा के सभी 4 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमा लिया, जबकि 3 सीट पर पहले महागठबंधन का कब्जा था। तो बिहार में एनडीए की बल्ले बल्ले है और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा संकेत। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि ये पूरे उपचुनाव के नतीजे को कैसे देखते हैं। सर, देखिए, बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसने एक साफ संदेश दिया है कि बिहार में अभी भी नीतीश का ही सिक्का चलेगा। भले लोग बोले कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नौकरशाह सरकार चला रहे हैं, लेकिन तमाम अटकलों के बीच 4 सीटों के परिणाम ने साबित कर दिया कि जहां नीतीश हैं वहीं सफलता है। लोकसभा चुनाव में भी यह साबित हुआ कि भाई जहां नीतीश हैं वहीं सफलता है। प्रशांत किशोर ने एक हवा बहाई थी, एक मैसेज देने का संदेश दिया था कि भाई प्रशांत किशोर वोट काट लेंगे, बेलागंज में प्रकाश का वोट काट लेंगे, तरारी में काट लेंगे, रामगढ़ में काट लेंगे, इमामगंज में काट लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की भी हवा निकल गई। वो चारों सीट जीतने का दावा कर रहे थे और बिहार में 243 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं कि 200 से कम जीतेंगे नहीं। तो एक हवा जो उनकी थी, वो बनाने का जो प्रयास किया था, उसकी हवा निकल गई है उनकी भी। तो अभी जो एनडीए गठबंधन है बिहार में, मुझे लगता है कि सबसे मजबूत गठबंधन है और यही एनडीए गठबंधन अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो मुझे लगता है कि भाई फिर से नीतीश जी की सत्ता वापसी होगी। फिर से मतलब 2025 में भी नीतीश 2025 में भी नीतीश जी के नाम पर ही सत्ता वापसी होगी। और जो था कि बेलागंज अगर हार जाते हैं नीतीश तो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, अब उसकी संभावना मुझे कम लगती है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन उनको मजबूत और इस गठबंधन में उनको सफलता मिली, लोकसभा में मिली और अभी भी मिली। तो अब नीतीश जी मुझे लगता है कि एनडीए के साथ ही रहेंगे और बिहार विधानसभा का चुनाव मुझे लगता है कि फिर से एनडीए बिहार में सफल होगा। और आरजेडी को मुझे लगता है कि अब सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो जिस गलतफहमी में जी रहे थे कि नौकरी का एजेंडा है, प्रशांत किशोर का वोट काट लेंगे। पिछले बार तो चिराग पासवान ने वोट काट लिया था तो तेजस्वी यादव 80 सीट आ गए थे। उससे पहले नीतीश जी के साथ आ गए थे तो 80 सीट जीत गए थे। 2010 में क्या स्थिति थी, 24 सीट पर आ गए थे। तो अगर एनडीए गठबंधन मजबूत रहा तो मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा कि फिर वही 24, 25 या 50 के नीचे इंडिया गठबंधन आ जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कहाँ नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं घटना होती है तो कहीं जाते हैं क्या? आज इतने दिन हो गए, क्या पूरे बिहार की यात्रा उन्होंने की क्या? कहीं लोगों से मिलते हैं क्या? तो इसका नुकसान तो निश्चित तौर पर उनको होगा। अब वो जो नवरत्न उनके जो है, जो चौकड़ी उनकी है, बस उससे घिरे रहते हैं, उससे बाहर विधायक तक उसे नहीं मिलते हैं। तो इसका खामियाजा उपचुनाव में मिल चुका है, लोकसभा चुनाव में भी भुगत चुके हैं खामियाजा। 4 सीट मात्र जीत पाए थे। और गठबंधन जितना एनडीए गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन भी मजबूत है, लेकिन मजबूती के साथ आप सोच लीजिए ना, मजबूती के साथ सबको लेकर चलना होगा। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ तक लॉयलिटी देखा जाए गठबंधन में, तो आरजेडी ही उस तरह से लॉयल नहीं है जितना लॉयल होना चाहिए। देखिए, लॉयल्टी की बात है तो देखिए, गठबंधन जो मजबूत रहेगा वही जीतेगा।
गठबंधन में आप तानाशाही रवैया लगाइएगा तो मुश्किल होगी। जी जी। तो गठबंधन अभी जो है, इस गठबंधन में एनडीए के आपने देखा ना कितना मजबूती से एनडीए गठबंधन के सारे नेताओं ने कैंप किया। इंडिया गठबंधन के कितने नेताओं ने कहाँ कहाँ कैंप किया, इसके अलावा आप देख लीजिए। कैंप किया नहीं या करने नहीं दिया गया, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 200 से ज़्यादा चुनावी सभाएं की और अकेले मछली और भात खाते रहे मुकेश सहनी के साथ, और उस तरह से मतलब दूसरे नेता को उभरने नहीं दिया। उनको लगा कि जो जो कुछ हैं वो हम ही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव होता है, संगठन का खेला होता है। कहा जाता है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। लालू यादव भी जब पिक पर थे तो वो जाते थे, तो कभी रघुवंश प्रसाद उनके साथ रहते थे, तो कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी रहते थे, तो कभी फातमी रहते थे, कभी बिरसन पटेल रहते थे। तो अलग अलग जहाँ जहाँ सभा होती थी, जिसका जहाँ जनाधार, वो नेता उनके साथ जाते थे। राबड़ी देवी अलग चुनाव प्रचार करती थी और नेताओं अलग चुनाव प्रचार करते थे। तो लालू यादव जब पिक पर थे, लालू यादव जैसा जनाधार तो बिहार में किसी के पास नहीं। आज नीतीश जी भले सीट जीत रहे हों, लेकिन वो जनाधार जो लालू प्रसाद का जनाधार, वो नीतीश जी के पास भी नहीं है। आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। जी जी। उन्होंने 200 सीट जब जीता, उस समय भी वो लालू प्रसाद वाला जनाधार नहीं था। लेकिन संगठन की बात है, संगठन काम करता है, सभी नेताओं को तरजीह दी जाती है, सभी नेता कैंप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। आम लोगों के बीच लालू यादव जाते थे, लेकिन तो तेजस्वी यादव कहीं किसी भी घटना में आप ले लीजिए, तेजस्वी यादव नहीं जाते। आप बाढ़ आया तो तेजस्वी यादव सिंगापुर में, भाई बीमारी फैला, बच्चों की बीमारी फैली तो तेजस्वी यादव तो दिल्ली में है। कोई भी बीमारी फैली, शराब से मर गए 35 लोग, तेजस्वी यादव तो बॉम्बे में है। तो बिहार में रहिएगा, नेता प्रतिपक्ष है, जहाँ घटना घटेगी वहाँ जाने पर एक सिंपैथी होती है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव नहीं है। वो अभी आप अपने आप को मुख्यमंत्री से भी ऊपर का चीज़ समझते हैं, जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि बिहार में भुगतना पड़ रहा है। उनको भुगतना, वो भले ही उनके जो नवरत्न हैं या जो चौकड़ी है उनकी, वो भले सारा क्रेडिट, भाई चमचा बोला जाता है कि चमचागिरी कहते हैं, तो चमचागिरी में भले उनको कहते हैं कि भाई उन्होंने जिता दिया, ये जिता दिया, तो तेजस्वी यादव की क्रेडिट नहीं है। और चिराग पासवान के कारण वो 75 सीट 80 सीट जीत पाए थे। और अभी भी तो कहा जाता है कि संजय यादव और मनोज झा की रणनीति की वजह से जो है इतनी सीटें मिली थी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि इस हार के लिए भी क्या आप मानते हैं कि संजय यादव और मनोज झा जिम्मेदार हैं? देखिए, अगर जीत का सेहरा आप दे रहे हैं संजय यादव मनोज झा का, तो हार का सेहरा भी तो उन्हीं को मिलेगा। मैं नहीं दे रहा हूँ, लोग देते हैं। मतलब अगर लोग उनको सेहरा देते हैं, अखबारों में खबर छपी थी, जब जिम्मेवारी अगर उनकी मिली तो हार के लिए भी वही जिम्मेवार हैं। हम तो यही कहेंगे, अगर जीत उनके कारण अगर 75 सीट मिली तो आज लोकसभा में जो 4 सीट आई उसके लिए भी वही जिम्मेवार हैं। आज हारे हैं तो उसके लिए भी वही जिम्मेवार हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, वो कोई रणनीतिकार नहीं है, कुछ नहीं है। आप जान लीजिए, चाहे मनोज झा हो या संजय यादव हो, दोनों एक वार्ड और मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। दोनों पिछले दरवाजे से, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की कृपा से राज्यसभा में है। एक चुनाव नहीं जीत सकते हैं। रणनीतिकार उसे माना जाता है जो खुद चुनाव जीत कर दिखा ले। अगर लालू यादव तेजस्वी यादव दोनों पे कृपा बरसा रहे हैं तो कोई ना कोई तो उनमें काबिलियत होगी। काबिलियत है, वक्ता अच्छे हैं, मतलब पार्टी का पक्ष अच्छे ढंग से रख सकते हैं। एक बोला जाए तो पार्टी का एक कहिए कि प्रवक्ता अच्छे हैं वो, मनोज झा, खासकर मनोज झा प्रवक्ता अच्छे हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। वो चुनाव मैं तो कह रहा हूँ, एक मुखिया का चुनाव वो नहीं जिता सकते हैं। कहीं उनको कहीं प्रचार करते उन्होंने देखा है क्या आपने? कुछ नहीं कर, बस एक आरजेडी का पक्ष बहुत अच्छा से संसद में हो, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो पक्ष रख सकते हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि मनोज झा से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आरजेडी में मौजूद हैं, जिन्हें मौका नहीं मिलता। मौका भले न मिले, लेकिन मनोज झा निश्चित तौर पर प्रवक्ता अच्छे हैं, पार्टी के वक्ता अच्छे हैं। लेकिन संजय यादव तो वो भी नहीं है, वो तो प्रवक्ता भी अच्छे नहीं है, वक्ता भी नहीं है। हाँ, मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं कुछ, लेकिन राजनीति में प्रवक्ता और मैनेजर से नहीं काम चलता। वो कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। लालू प्रसाद के समय कार्यकर्ताओं की फौज रहती थी दरवाजा पर। आज लालू प्रसाद का दरवाजा खाली रहता है, कोई रहता है क्या? मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ
कि बेलागंज में जिस तरह से लगभग 22,000 वोटों से डॉक्टर विश्वनाथ यादव की हार हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या M22 समीकरण जो है वो दरक चुका है? यादवों का वोट भी जो है विभाजित हो गया? देखिए, M22 समीकरण दोनों मिला करके भी अगर देखते तो चुनाव नहीं जीत पाते। दोनों वोट अगर मिला दे रहे हैं, जो जन सुराज ने काटा है और इनका वोट भी अगर मिला लीजिएगा, सुरेंद्र यादव के बेटे का भी, तो दोनों मिला करके भी मनोरमा देवी भारी पड़ रही हैं। ज़्यादा वोट उनको है दोनों के मिला करके भी, फिर भी वो 5-7 हज़ार वोट से जीतती। तो इस बार वहाँ मतलब एक होता है ना, एंटी इनकम्बेंसी कहा जाए, सत्ता के खिलाफ एक लड़ाई थी कि लगातार एक सुरेंद्र यादव था, अब उनका बेटा भी रहेगा। तो एक जैसे आप देखिए ना भाई, पिछले बार जहानाबाद लोकसभा के चुनाव में चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ आम आवाज़ थी कि नहीं इसको हराना है, इसको हराना है। तो वही बेलागंज में थी, इस बार आम आवाज़ थी कि भाई सुरेंद्र यादव को हराना है। तो वही हुआ, मतलब वो M22 समीकरण भी ध्वस्त हुआ, आम लोगों का वोट भी मनोरमा देवी को पक्ष में गया, क्योंकि वो वहीं की, वो भी रहने वाली है मगध क्षेत्र की, और पहले MLC भी रही हैं, उनके पति जहानाबाद जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं जी। तो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, और जनता दल यू प्लस NDA का वोट बैंक इस बार एकजुट था। पिछले बार चिराग पासवान ने कैंडिडेट दे दिया था, इस बार NDA का पूरा वोट बैंक एकजुट था, इस कारण से अगर बात करें रामगढ़ की, जहां से RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव मैदान में थे और वे तीसरे नंबर पे रहे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मतलब वहाँ पर भी जो है M22 समीकरण पूरी तरह से फेल रहा और वो वोटों के बिखराव की वजह से जो है वो तीसरे पायदान पे चले गए? M22 समीकरण का जो वोट है वो है, उसमें बिखराव मुझे लगता है बेलागंज में भी बहुत ज़्यादा बिखराव नहीं था और यहाँ भी नहीं था। मैंने बताया ना, NDA गठबंधन ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, और NDA गठबंधन अभी बहुत ही मजबूत गठबंधन है वोट बैंक के हिसाब से। उसमें नीतीश जी का वोट बैंक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, उसमें चिराग पासवान का वोट बैंक है, उसमें जीतन राम मांझी का वोट बैंक है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक है। तो सारे वोट को जोड़ने के बाद एक बड़ा समीकरण हो जाता है। तो यही वजह है कि चारों सीटों पर NDA गठबंधन की जीत हुई, और रामगढ़ में वोट बैंक मजबूत था, लेकिन वहाँ पर जगदानंद सिंह जैसे 2009 में उन्होंने किया था कि चुनाव में, वो 2009 के चुनाव में जगदानंद सिंह जिस प्रकार से उन्होंने अपने, जब वो सांसद बने थे तो उन्होंने पार्टी के वर्कर को चुनाव लड़ाया था, तो उसे जीत मिली थी। इस बार भी अगर जगदानंद सिंह बेटा को छोड़कर अगर लड़ाते तो हो सकता है जो कैंडिडेट बसपा से चुनाव लड़े उसको अगर RJD से टिकट मिला रहता तो हो सकता है कि 1000-2000 वोट से जो BJP जीती वो सीट RJD जीत सकती थी। जी जी। तो परिवार वो सीट, फिर यहाँ बेलागंज में भी सुरेंद्र यादव छोड़कर अगर किसी वर्कर को लड़ाया जाता तो हो सकता है, और सुरेंद्र यादव अगर ईमानदारी से प्रयास करते तो वो सीट भी जीत सकता था, जी, जीता जा सकता था। जिस तरह से जगदानंद सिंह RJD के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में क्या जगदानंद सिंह कोई नैतिक ये लेंगे कि भाई अब हम, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है? देखिए, राजनीति और नैतिकता अलग अलग चीज़ है। लेना चाहिए। राजनीति में नैतिकता की बात होती थी, अब राजनीति में नैतिकता की बात नहीं होती है। नैतिकता को भूल जाइए, अब राजनीति में अब कहीं नैतिकता नहीं है। अब सारी नैतिकता लोग खो चुके हैं। अब नैतिकता ही रहती तो अपने एक बेटे को MLA बनाया, फिर उसको मंत्री बनाया, फिर उसके बाद सांसद बनाया, फिर एक बेटे को MLC का टिकट दिया, फिर दूसरे बेटे को MLA का टिकट। नैतिकता की रहती तो यही करते। वर्कर कोई नहीं था क्या वहाँ, किसी वर्कर को टिकट देते। तो नैतिकता की बात ही करना बेमानी है आज की राजनीति में। आज की राजनीति में सब कुछ सत्ता है, सत्ता की यारी है, सत्ता के लिए सब कुछ हो रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। चाहे जगदानंद सिंह हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग जगह परिवारवाद हावी है। जी, हम लोग उपचुनाव पर लगातार चर्चा कर रहे थे और ये हम भी उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से RJD के नेता बता रहे थे और
आरजेडी का दावा था कि हम इमामगंज तो जीत ही रहे हैं, लेकिन वहाँ भी आरजेडी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, क्या वजह रही कि इमामगंज की सीट भी जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि 100% ये सीट आरजेडी जीत रही है, वहाँ भी हार गई? देखिए, कहावत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो लालू प्रसाद हों, निंदा सुनते थे, अपने पास आलोचना सुनते थे लोगों से बैठकर और उस पर अमल करते थे, लोगों के बीच जाते थे, आम लोगों की समस्याएं सुनते थे। लालू यादव को मुंह पर लोग कुछ भी बोल देता था और वो मुस्कुराकर उसकी बात सुनते थे। लेकिन तेजस्वी यादव में वो गुण नहीं है, वो निंदक नहीं, वो गुणगान प्रिय हैं, जो उनका प्रशंसा करे, जिसके ठेठ गमई भाषा में कहता है चमचागिरी पसंद है, जो उनके मुंह पर बोलता है कि सारा सीट जीत रहे हैं, आपसे अच्छा कोई नेता नहीं है, पूरे दुनिया में आपकी तूती बोलती है, वाहवाही हो रही है, आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उनके शुभचिंतक नहीं है, वो उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाहे मनोज झा हो, चाहे संजय यादव हो, दोनों आज हो कल हो उनको धोखा देंगे, देकर जाएंगे। जब तक उनका राज्यसभा है तब तक दोनों है। जिस दिन राज्यसभा नहीं भेजेंगे वो पार्टी छोड़कर दूसरे की तरफ चले जाएंगे और फिर इनके जिस प्रकार से साधु यादव, सुभाष यादव, चाहे अन्य नेताओं ने लालू प्रसाद के साथ किया, उसी प्रकार से इनके साथ भी वही होगा। तो आलोचना नहीं सुनेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी कमी है एक चीज़ जान लीजिए, तेजस्वी यादव नो डाउट नेता बहुत अच्छे हैं, वक्ता भी अच्छे हैं, लेकिन जब तक लोगों का नब्ज नहीं जानेंगे, जनता की समस्या नहीं सुनेंगे, तो कैसे जान पाएंगे कि हमको क्या करना है। अरे भाई, पिताजी के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर 15 का चुनाव जीत गए, चिराग पासवान के कारण 20 का चुनाव जीत गए, तो किस दूसरे के कारण आप जीत रहे हैं, उसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं है। तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, ये उपचुनाव के नतीजे से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? उपचुनाव के नतीजे ने साफ संदेश दे दिया है कि भाई नीतीश जी का पलड़ा भारी रहेगा, एनडीए का पलड़ा। अगर एनडीए इसी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव फिर मुझे लगता है कि 2010 वाली स्थिति ना हो जाए। हाँ, अगर प्रशांत किशोर, आरसीपी, ये सब कैंडिडेट खड़ा होकर के अगर वोट काटते हैं तो वो तो प्रशांत किशोर तो आरजेडी का ही वोट काट रहे हैं। जी बिल्कुल। चाहे बेलागंज हो, चाहे रामगढ़ हो, तरारी हो, तो आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, नीतीश जी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे अगर बेलागंज चुनाव हार जाते तो। बेलागंज में 15-20 हज़ार तो वोट उन्होंने काटा, लेकिन वो लालू का ही वोट काटा, नीतीश जी का वोट तो नहीं काट पाए। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक के हिसाब से मजबूत है और मुझे लगता है कि नीतीश जी को फिर से सफलता मिलेगी और तेजस्वी यादव अगर सुधार करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। आपने देखा ना बीजेपी जिस प्रकार से 24 महीने, सालों भर बीजेपी चुनाव की रणनीति में लगी रहती है, सालों भर चुनावी मोड में रहते हैं, चुनावी अभियान में सालों भर बीजेपी के लोग लगे रहते हैं। और तेजस्वी यादव कब चुनाव अभियान में लगते हैं? जब चुनाव की घोषणा हो जाती है प्रचार के लिए। कई लोग कहते हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं रहे, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। क्या इन बातों में दम है? देखिए, अभी यह कहना मुश्किल है, चुनाव का समीकरण पल पल बदलते रहता है। मेन है कौन सा गठबंधन, अभी का गठबंधन जो है और इसी रूप में अगर चुनाव लड़ता है और तेजस्वी यादव को भगवान अगर सद्बुद्धि दे और इसी तरह से मतलब वो विदेश भ्रमण करते रहें, बाहर रहें, आम लोगों के बीच नहीं जाए, तो हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव हर घटनास्थल पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और चमचों से, जो उनके चमचे लोग हैं उनसे मुक्ति पाते हैं और जनता से सीधा संवाद अगर करते हैं, ना कि कार्यकर्ताओं और पैसे वालों से, आम जनता अगर जिस प्रकार से लालू यादव करते थे, किसी झोपड़ी में पहुंच गए, क्या दिक्कत है, कहीं चले गए, लालू यादव ने तारी पर टैक्स माफ किया, कैसे? वो सीधे उतर गए, चले गए कहीं भी, तो भाई बोला कि सिपाही तंग करता है, तो क्या है पता किए, तो लालू यादव जब गए वहाँ खेत में तो पता चला कि सिपाही तंग करता है टैक्स के लिए, तो उन्होंने बोला कि टैक्स लगेगा ही नहीं, माफ़ कर दिया तारी पर। आज भी पासी समाज का वोट लालू प्रसाद को जाता है, केवल ये निर्णय, तो वो जनता के बीच गए तब उनको निर्णय वो समझ में आया। और जनता के बीच जाइएगा तब तो अभी दारू का मामला है
या ड्रग्स का पूरा कारोबार फैला हुआ है, बालू का जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो रंगबाजी टैक्स मसला जाता है, जो टेंडर का मामला है, जनता के बीच जाएंगे तो लोग जान पाएंगे ना। एसी कमरे में बैठकर दुबई और विदेश भ्रमण से नहीं वो होगा। तो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दे दी है लोगों को। नौकरी दी है तो नौकरियां दी, निश्चित तौर पर ये उनकी उपलब्धि मानी जाएगी, लेकिन केवल नौकरी दे देने या उपलब्धि, आपको जनता के बीच जाना होगा। जनता को लगेगा कि हाँ, हमारा कोई अपना है जो कि सुख दुख में जिसके पास हम जा सकते थे। लालू प्रसाद भले कुछ भी ना करते हों, भले उनकी जितनी आलोचना हो, लेकिन लालू प्रसाद में एक गुण था कि लालू प्रसाद का दरबार आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई भी व्यक्ति लालू प्रसाद से मिल सकता था। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे या रेल मंत्री, कोई भी व्यक्ति कहीं भी लालू प्रसाद से मिल सकता था, कोई भी व्यक्ति लालू प्रसाद से फ़ोन पर बात कर सकता था। लेकिन आज तेजस्वी यादव से विधायक भी नहीं मिल सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं, तो आम लोगों की बात कहाँ है। इसी का परिणाम है उपचुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव परिणाम। अहंकार और चमचों से घिरे रहने के कारण ये परिणाम आया है। अगर इसमें सुधार होगा तो सफलता मिल सकती है, चूँकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है नीतीश जी के खिलाफ। लोग नौकर तंत्र हावी है, नौकरशाही तंत्र, तो उनको मिल सकती है, लेकिन उनको गांव-गांव जाना होगा, चमचा के साथ नहीं, आम लोगों के साथ, आम लोगों के बीच। बिल्कुल। तो बिहार में जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर तेजस्वी सचमुच जनप्रिय नेता बनना चाहते हैं, लोगों के दिलों में बसना चाहते हैं, तो उन्हें गले लगाना सीखना होगा। अन्यथा 2025 के चुनाव में प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं रहें तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।